जय हिंद साथियों। हम सब उत्तर प्रदेश जीके को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और हमने अभी तक पढ़ा था उत्तर प्रदेश की जलवायु। ये क्लास नंबर 4 थी। क्लास नंबर 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी नदियों के विषय में। ये नदियाँ हिमालयी नदियाँ होंगी, मैदानी नदियाँ होंगी, दक्षिण पठारी नदियाँ होंगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल या अन्य किसी भी उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूं तो इस क्लास से सिर्फ एक नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, मैपिंग को समझ लेंगे, तो इससे आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आएंगे जो इसके कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होंगे, जो आगे आप पढ़ेंगे तो आसानी से उसको कर पाएंगे। साथियों, हम लोग आगे पढ़ते हुए चल रहे हैं और इसमें हम लोग हिमालय नदियां में पढ़ेंगे। गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, शारदा, गंडक, इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, ये क्लास हमको लग रहा है नदी को खत्म करने में 2 क्लास लग जाए, लेकिन यकीन मानिए अगर इन 2 क्लास के 20-20 मिनट को अगर आप 2-2 बार देख लिए तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश के स्ट्रक्चर के सहित इस नदी को समझना। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं और हिमालयी नदियाँ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हिमालयी नदियाँ में जो है अपना ये गंगा नदी आता है, और हिमालय नदी में गंगा नदी, यमुना, काली, शारदा, गंडक व अन्य सहायक नदियां। देखिए, अब जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल से लेकर जब हम सब पढ़ते हैं तो यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे गंगा आता है, फिर इसी में इसकी ट्रिब्यूटरी जो है यमुना हम लोग पढ़ लेंगे। फिर यमुना की सारी ट्रिब्यूटरी हम लोग मैपिंग की सहायता से देख रहे होंगे। फिर गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हम लोग देखेंगे, इधर आता है गोमती नदी आता है, फिर आगे चलेंगे तो इसी तरीके से। तो फिर गंगा पद्मा नाम से आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इन सब चीजों को हम थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। उससे पहले हम लोग नदी का थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हाँ, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे भी गंगा यमुना नदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पहली क्लास तो नदी की आप सबको देखनी है। देखिए, ज्यादातर नदियां उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर बहती हैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब का मतलब ये हुआ कि ये ज्यादातर नदियां जो है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर बहती हैं। और गंगा नदी का भी फ्लो कुछ इसी तरीके से, ये अपना हो गया नॉर्थ उत्तर, ये हो गया साउथ दक्षिण, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो उत्तर पश्चिम की ओर से ज्यादातर नदियां ये दक्षिण पूरब की ओर बहती हैं। गंगा भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, यमुना भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, इसके बाद फिर और भी गोमती भी इसी कॉन्सेप्ट पे उत्तर प्रदेश में बहती है। हाँ, कुछ नदियां हैं जो थोड़ा सा उल्टा बहती हैं, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो उनको भी हम सब पढ़ेंगे। उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है हिमालयी नदियां, दूसरा होता है मैदानी नदियां, और तीसरा जो होता है मैदानी नदियां, और अपना तीसरा यहीं पे आ जाता है जिसको हम सब बोलते हैं दक्षिण की पठारी नदियां। दक्षिण की पठारी नदियां में वही यमुना की ट्रिब्यूटरी आती है। दक्षिण की पठारी नदियां, देखिए सोन नदी दक्षिण की पठारी नदियों के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका उद्गम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ज्यादातर बिहार में ही है उसका प्रवाह जो है। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। सोन नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में नहीं है, प्रवाह उत्तर प्रदेश में, उद्गम उसका एमपी में होता है। देखिए, गंगा नदी हम लोग पढ़ते हैं तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 2515 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। बिजनौर से यह प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी करीब 1140 किलोमीटर तक बहती है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर यमुना में मिलती है। अब वही पूरा हम सब पढ़ेंगे। गंगा नदी यमुना से मिलती है। अभी इसको स्ट्रक्चर हम बनाकर आपको पूरा समझाते हैं, पहले थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। हाँ, इस पे कई सारे डैम बनाए गए हैं और लिफ्ट द्वारा पानी चढ़ाकर भी सिंचाई की जाती है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी सबसे पहले सैदपुर के दक्षिण पश्चिम में इस जिले को छूती है। हाँ, सही बात है। सैदपुर के पास ही कैथी में ये गोमती नदी से मिल जाती है, जो गोमती नदी लखनऊ की तरफ से होकर आती है। तो अभी हम सब उसको भी पढ़ेंगे। गाजीपुर और वाराणसी के बीच गंगा नदी लंबी दूरी तक सीमा बनाती है, ये भी सही है। 12 और गंगा नदी का तल सकरा हो जाता है। 12 में गंगा नदी का तल सकरा हो जाता है और यह उत्तर पूरब की ओर मुड़कर मुहम्मदाबाद को बिहार राज्य से अलग कर देती है। तो ये हम लोगों के काम का चीज नहीं है, ये बिहार से संबंधित, हम लोग यूपी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं।
गंगा नदी से जुड़ी कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। तो गंगा नदी से जुड़ी कुछ खास बातें ये है कि गंगा नदी दक्षिण महान हिमालय से निकलती है। गंगा नदी की 5 मुख्य धाराएं हैं: भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौला, धौली गंगा और पिंडार नदी। इसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर पढ़ लेंगे कि पिंडार कहाँ है, धौलागिरी कहाँ है, अलकनंदा कहाँ है, फिर कैसे कैसे ये गंगा नदी का निर्माण होता है, तो बहुत ही आसान होगा समझना। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और नदी को गंगा नदी नाम मिलता है। मतलब देवप्रयाग एक जगह है जहाँ पे इधर से अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी, दोनों मिल जाती हैं, तो उसको गंगा कहते हैं। ये भी स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे अभी। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी सही है। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 2525 किलोमीटर की रास्ता तय करती है। 2525 किलोमीटर की रास्ता कहाँ से कहाँ तक गंगा तय करती है? तो जहाँ से निकलती है, मतलब गंगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये 2525 किलोमीटर की दूरी, 2515 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गंगा नदी जो है पद्मा के नाम से आगे जाती है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा की नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। तो द वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और इसी नाम से ये जाकर उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल भी जाती है। तो ये यूपी में नहीं मिलती है, ये जाकर बंगाल में मिलती है। तो ये यूपी से बाहर का बात हो गया। यूपी में सर्वाधिक प्रदूषण जो है, कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषण है, कन्नौज में सर्वाधिक प्रदूषण है, और वाराणसी में भी प्रदूषण कुछ हद तक देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि अब यूपी में घाटों की सफाई अच्छी खासी शुरू कर दी गई है, जिससे वाराणसी में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रदूषण है इसका कानपुर में है। कानपुर में इसलिए है क्योंकि कानपुर अपने उद्योगों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश की पहले जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी थी वो कानपुर ही थी। अब तो औद्योगिक राजधानी नोएडा को बनाया जा रहा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, लेकिन पहले जो ये था कानपुर ही उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, राष्ट्रीय नदी। इसको नवंबर 2008 में घोषित किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, जो मैं लिख कर नहीं लाया हूं उसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। गंगा नदी, देखिए इसको नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कि राष्ट्रीय नदी है फिर भी हम लोग पॉल्यूशन इसमें फैला रहे हैं, ये बहुत सोचने का विषय है। 4 नवंबर 2008 इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को। देखिए याद करने का सबसे ट्रिक, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 4 नवंबर 2008। और नवंबर में अगर हम लोग वर्ड को भी काउंट करें तो लगभग NOVEMBER, तो 8 ही अक्षर होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब याद करने का एक बेसिक सा ट्रिक हो गया। देखिए गंगा का जो उद्गम होता है हम लोग समझ लेते हैं, गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। होने के लिए इसके कई चीज है, क्योंकि इसमें जो है हम सब पढ़ते हैं जब इसका, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, संतोपद ग्लेशियर सबका योगदान है। लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं कि गंगा का जो है उद्गम है गंगोत्री हिमनद से होता है। उद्गम गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। देखिए गोमुख उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री हिमनद को हम लोग गोमुख कहते हैं। जिला जो होता है उत्तरकाशी पड़ता है, उत्तरकाशी जिला। तो देखिए काशी से हम लोग याद कर लेंगे, काशी जो है बनारस में पड़ता है और ये गंगा नदी के किनारे है, तो हम लोग उत्तर काशी से याद कर लेंगे उत्तर वाली काशी। तो उत्तर वाली काशी कहाँ पड़ेगी भैया? तो उत्तर वाली काशी उत्तराखंड में पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे उत्तराखंड। तो ये हो गया उत्तर काशी जिला, उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद से गंगा का उद्गम होता है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि यूपी में 28 जिलों, तो यहाँ पे जब यूपी में ये प्रवेश करेगी तो यहाँ पे पड़ता है अपना बिजनौर से प्रवेश करेगी। और हमने पहले ही आपको फ्लो चार्ट बताया था कि गंगा नदी का विस्तार यूपी में कुछ इस तरीके से है। मतलब ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे ये इसका फ्लो है। देखिए बिजनौर से चलती है, इसके बाद सर्वाधिक ये
28 जिले, तो यहाँ से बिजनौर के साथ साथ यहाँ से लगेगा अपना 28 जिला। और दूरी इसका कितना है, तो दूरी हम लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसका दूरी जो हो जाता है पूरा यूपी में फ्लोइंग का, इसका हमें भी बताया आपको 1440 लगभग है। तो इसका फ्लो का दूरी है 1440, अप्रॉक्सीमेट 1440, 1450 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछता। 1400 1450 करके ऐसे मतलब देगा विकल्प। इसके बाद देखिए बिहार में इसके 12 जिले लगते हैं, 12 जिले बिहार में, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो झारखंड में ये सबसे कम, झारखंड में सबसे कम कितना, तो लगभग 40 किलोमीटर बहती है। इसके बाद झारखंड के बाद ये चली जाती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसका पद्मा नाम हो जाता है। भाई अलग देश है तो अलग नाम रख सकते हैं, जैसे हम ही लोग कई नदियां हैं जिनका अलग नाम रखे हैं, कई पहाड़ियां हैं जिनका नेपाल में कुछ अलग नाम है, हम लोग कुछ अलग रखे हैं। देखिए अब इसके बाद होता क्या है, हम लोग यहाँ पे जब यूपी में की बात कर रहे हैं हम सब, तो यहाँ से जैसे ये हम लोग मान लेते हैं एक नई स्लाइड लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पाए तो फिर तो थोड़ा सा दिक्कत आपका होगा, क्योंकि कितना रटेंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं जीएस में रटने के लिए। इसीलिए तो मैं कुछ नया लेकर आया हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए बिजनौर, यहाँ से बिजनौर चलती है, बिजनौर से, और 28 जिलों काटते हुए देखिए यहाँ पे जब ये गाजीपुर की तरफ आती है, अब गाजीपुर कहाँ पड़ता है, देखिए गाजीपुर वही है जिसको काशी की बहन कहा जाता है, वाराणसी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर में ही जूट हैंगिंग वाल यहाँ का और डीओपी में प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे पड़ता है बनारस, बनारस से पहले आपका पड़ जाएगा मिर्जापुर, मिर्जापुर से पहले आपका पड़ेगा प्रयागराज, भदोही भी है, मिर्जापुर भदोही यानी संत कबीर नगर, एक इस पार है एक इस पार है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिए मिर्जापुर जो है आपका ये उस पार ना पड़ के इस पार पड़ता है। तो इतना हम लोगों को नहीं ध्यान देना है, बस इसमें यही पूछेगा कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको हम लोग एक चार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक एक करके सारे शहरों को हम सब लिख लेंगे। देखिए कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, ये बेसिक से है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। और भी हैं 28 जिले हैं, तो सबको लिख पाना इतना आसान नहीं है। जैसे बिजनौर के से प्रवेश करते हैं हम सब जानते हैं, बलिया से बाहर हो गई, ये भी हम पढ़ेंगे। तो कन्नौज, कानपुर जो चर्चित जिले हैं, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर। अब देखिए थोड़ा सा गंगा नदी का यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है कि गाजीपुर से ये गंगा नदी जो है, गाजीपुर के बाद ये बक्सर में प्रवेश कर जाती है। गाजीपुर के बाद यहाँ पे पड़ता है बिहार अपना, ये बिहार है। तो गाजीपुर से ये जाती है बक्सर, तो बिहार का ये हो गया बक्सर। फिर बक्सर से होकर फिर ये बाहर चली आती है और बक्सर के बाद ये बलिया जाती है, बलिया, बलिया के बाद फिर ये बिहार में चली जाती है, ये शायद भोजपुर बिहार में चली जाती थी। फिर यहाँ से बलिया वाला रीजन लग गया और फिर यहाँ से भोजपुर बिहार। तो एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार में सबसे पहले बक्सर से प्रवेश करेगी, बक्सर। लेकिन बक्सर में पूर्ण प्रवेश नहीं करती है, बक्सर के बाद भी ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बक्सर। तो बक्सर के, या ये बक्सर वाला रीजन हो गया। तो बक्सर को छूते पहले बार गंगा नदी बिहार में बक्सर को टच करती है, लेकिन पूर्णतः बिहार में भोजपुर बिहार से प्रवेश करती है बलिया के बाद। गंगा नदी यूपी से बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में थोड़ा सा मतलब जाएगी। यानी बक्सर अगर नहीं है विकल्प में तो हम लोग मतलब यहाँ गाजीपुर नहीं है तो बलिया लगाएंगे, बलिया नहीं है तो गाजीपुर लगाएंगे। लेकिन वरीयता हम लोग बलिया को देते हैं कि मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से
बाहर जाती है, तो बलिया से, तो बिजनौर से आती है, बलिया से बाहर जाती है। लेकिन कहीं कहीं बलिया अगर विकल्प में नहीं आया तो आपको गाजीपुर मार देना है, क्योंकि गाजीपुर के बाद भी ये बक्सर से थोड़ा सा टच हो जाती है। तो बिहार वाले मान लेते हैं कि नहीं, वो बक्सर में भी गंगा नदी भी आई है, क्योंकि मैं बक्सर में गया हूँ तो मैं इस चीज को, इस जगह को देख के आया हूँ कि बक्सर जिला में लगता है, क्योंकि ये बॉर्डर ही तो है यूपी और बिहार का, बक्सर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे गंगा की, और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं गंगा की सहायक नदियां। अब सहायक नदियां में जो जो सहायक नदियां आएंगी उस सहायक नदियों को पढ़ के जाना है। तो यानी कि आज हम लोग गंगा नदी और गंगा की सारी सहायक नदियों को खत्म कर रहे होंगे। देखिए, बाएं हाथ की सहायक नदियां और दाएं हाथ की सहायक नदियां, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन से राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। देखिए, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की हम सब बात करते हैं तो ये यमुना, टोंस, सोन, देखिए यहाँ से ये गंगा नदी हो गई, और ये गंगा नदी अपना लगभग इस साइड ऐसे जा रही है। ये यहाँ से मिर्जापुर, यहाँ का नाम है प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से होते हुए ये बलिया से ऐसे बाहर निकलेगी। और लगभग एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये ऐसे ही आती है बहते हुए। और थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेंगे। हाँ, तो लगभग माना जाता है कुछ इसी तरीके से अपना आती है ये। तो देखिए, बाएं हाथ दाएं हाथ की सहायक नदी ये इधर है, तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। तो आइए देखते हैं, राइट लेफ्ट, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। तो हम सब अगर उल्टा होकर देखते हैं तो इधर अपना लेफ्ट चला जाता है, इधर अपना राइट चला जाता है। ये इस साइड आ रही है, तो इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर इसका राइट। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में हम लोग देखते हैं जब, तो यमुना, टोंस, सोन, यमुना, टोंस, और यहीं पे आ जाता है अपना सोन नदी। और बाएं हाथ की सहायक नदियां हम सब देखते हैं तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है। तो राम गंगा, गोमती, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यू है, मैं आप लोग को पहले ही बताना भूल गया। तो आगे हम लोग चलते हैं। राम गंगा, गोमती, इसके बाद आएगा अपना घाघरा, और एक सेकंड यहाँ पे घाघरा। मैं कल से कोशिश करूंगा कि फेस वाली क्लास लाऊं, क्योंकि चेहरा थोड़ा दिखता रहता है तो आप लोगों का भी मन लगता है, मैं जानता हूँ पढ़ने में, और एक ये भी लगता है कि कोई जो मेरे साथ जुड़ा है वो मेरे साथ है। यहाँ पे हो जाएगा गंडक, गंडक के बाद अपना आता है कोसी, कोसी के बाद आएगा महानंदा। हम लोग हाँ, महानंदा भी देख लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं महानंदा। तो ये रही गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। अब सारे ट्रिब्यूटरी को एक एक करके यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले राम गंगा आती है, यहाँ पे मिलती है। जैसे पहले राम गंगा, उसके बाद फिर आएगी अपना गोमती। गोमती तो इधर गाजीपुर वाले रीजन में लगती है। राम गंगा ये वाला राम गंगा मान लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा गोमती। गोमती के बाद फिर अपना घाघरा, घाघरा आएगी, घाघरा हम लोग लिखे ना, हाँ घाघरा। फिर ये सब बिहार वाले रीजन में लगती हैं। तो एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से आसानी से समझ लेंगे। देखिए, पंच प्रयाग की हम बात कर रहे थे, तो पंच प्रयाग हम लोग थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो भी लोग देख रहे होंगे इसमें, तो उनके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंच प्रयाग देखिए, यमुनोत्री ये है और यहीं से निकलती है। तो फिर देखिए, संतोपथ ग्लेशियर हम लोग पढ़े थे, तो बद्रीनाथ को ही कहते हैं संतोपथ ग्लेशियर। तो इसको कहते हैं संतोपथ ग्लेशियर। अब संतोपथ ग्लेशियर का क्या रोल है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ से ये निकलती है और यहाँ पे एक नदी मिलती है, और इस नदी का मतलब धौली गंगा नाम से नदी आती है, यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। पहले हम सोचते हैं ना कि इसको लंबा ऐसे बना ले पूरा। हाँ देखिए, अभी इसको हम लोग कर लेते हैं कलर चेंज। तो यहाँ पे है अपना
धौली गंगा। अब धौली गंगा जो है ये संतोपद ग्लेशियर वाली जो धारा है इससे मिलती है और यहाँ बनता है अपना विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाता है और नंदाकिनी नदी आकर इसमें मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं और यहाँ से हम लोग लाएंगे एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। अब यहाँ से नंदाकिनी नदी आती है और ये अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नाम से नदी आ रही है। अलकनंदा। तो ये यहाँ पे जो है भी इस नदी का नाम अलकनंदा है, ये जो आ रही है। और ये नंदाकिनी में जब मिलती है तो यहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। अब देखिए नंदाकिनी से नंद हो जाएगा तो नंद प्रयाग। और इसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पिंडार नदी आकर मिलती है। तो यहाँ से आएंगे तो एक नदी मिलेगी पिंडार। पिंडार। अब पिंडार नदी जब आकर यहाँ पे मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। इसके बाद देखिए केदारनाथ से आकर मिलेगी तो बनेगा रुद्रप्रयाग। केदारनाथ। अब केदारनाथ से ये इस साइड आएगी। अब इस नदी का नाम भी हम लोग अभी लिख ले रहे हैं और यहाँ पे बनेगा अपना रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अब केदारनाथ से कौन सी नदी आ रही है तो मंदाकिनी नदी आ रही है। तो देखिए ये नंदाकिनी था, ये मंदाकिनी है। तो हम लोग कलर चेंज करके लिखेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। तो केदारनाथ से कौन सी नदी आ रही है तो ये है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी आ रही है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भागीरथी नदी गंगोत्री से आएगी और ये मिलेगी जाकर देवप्रयाग में। तो भागीरथी नदी आएगी यहाँ पे और ये बनेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग। ये है अपना भागीरथी नदी। टिहरी बांध जो है इसी भागीरथी नदी के ऊपर है, ये सब आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन बन जाता है टिहरी बांध कहाँ पे है, ये बताने की चीज नहीं है। यमुनोत्री से अपना निकलता है यमुना नदी और ये जाकर इलाहाबाद में प्रयागराज का निर्माण करता है। तो यहाँ से हो गया ये यमुना नदी और यमुनोत्री से निकली यमुना। अब ये क्या बनाएगी भैया, ये बनाएगी प्रयागराज। और यहाँ से ये आगे की तरफ फ्लो हो जाती है। देखिए पंच प्रयाग हम लोग पढ़े तो पांचों प्रयाग हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो विष्णु प्रयाग 1, नंद प्रयाग 2, खड़ प्रयाग 3, रुद्र प्रयाग 4, देव प्रयाग 5। तो इन्हीं पांचों प्रयागों को पंच प्रयाग कहा जाता है। जब धौली गंगा आकर मिलती है तो विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंदाकिनी आकर मिलती है तो नंद प्रयाग। पिंडार नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी मिलती है तो रुद्र प्रयाग। भागीरथी नदी मिलती है तो देव प्रयाग। यमुना नदी मिलती है आकर तो प्रयागराज। तो छठवां हो जाता है। तो प्रयागराज किन नदियों का संगम है तो यमुना और गंगा का ही बेसिकली संगम होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सरस्वती नदी भी थी जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। नदियां विलुप्त कैसे होती हैं ये हम लोग अगली क्लास में चर्चा कर रहे होंगे। हालांकि सिंपल सी बात है कि नदियों में पानी नहीं रहेगा किसी कारणवश, अगर ग्लेशियर खत्म मतलब जो उनका उद्गम स्थल है वहां से पानी कम हो जाएगी या पॉल्यूशन की वजह से या किसी अन्य कारणों से नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नदियों में पानी ना होना ही नदियों का विलुप्त होना कहा जाता है। ये नहीं है कि आज नदी का यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो कल यहाँ से गायब हो गया। देखिए ये रहा हम लोग गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में लगभग हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हाँ थोड़ा सा अगर जिसको कंफ्यूजन हुआ होगा मेरी बात को सुनने समझने में तो वो लोग इसका जो है अच्छे से ले लेंगे अपना स्क्रीनशॉट, इसको पढ़ लेंगे। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा सा है ये बिजनौर से निकलती है, बलिया से आती है, बलिया से बाहर जाती है, 1440 से 1450 रहती है। उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी कैसे पता चला, उत्तर से उत्तराखंड में है। इसके बाद आसपास के जिले जो है कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, भदोही, ये सब जो है इसके
मतलब किनारे बसे हुए जिले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े बक्सर से गाजीपुर, मतलब गाजीपुर के बाद बक्सर में चली जाती है बिहार, बिहार से फिर वापस आती है बलिया, बलिया से फिर भोजपुर, बिहार से चली जाती है बिहार में पूर्णतः। इसके बाद थोड़ा सा हम सब पढ़े यहाँ पे बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी। देखिए गंगा खत्म होगा इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रिब्यूटरी हम सब नहीं पढ़ेंगे, अब यमुना पढ़ेंगे, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी ही है। फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी टोन, फिर इसके बाद टोन्स भी पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरी में। एक एक करके हम सब पढ़ते चलेंगे, बीच बीच में सब आता जाएगा। अब चलते हैं यमुना नदी की तरफ। अब आज गंगा प्लस यमुना दो ही नदी खत्म करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग सब अगली क्लास में छोटी छोटी नदियां हैं तो आसानी से चीजों को खत्म कर रहे होंगे। देखिए यमुना नदी को ही हम सब कहते हैं कालिंदी नदी, अन्य नाम इसका है कालिंदी नदी, अन्य नाम कालिंदी। इसी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, तो सूर्यपुत्री, सूर्यसुता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री। अब देखिए पुत्री, यहाँ पे जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो पुत्री जी हम लोग सूता भी लिख सकते हैं, तो सूर्यसुता भी कह सकते हैं। इसको खुला नाला कहते हैं, क्योंकि खुला नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है औद्योगिक नगरों से होकर गुजरती है, इसलिए इसको खुला नाला कहते हैं। इसमें ज्यादातर कूड़े कचड़े वाली चीज इसमें फेंके जाते हैं। अगर दिल्ली विल्ली में आप चले जाएं तो वहां पे देखेंगे आप कि ये नदी पूर्णतः जैसे लगेगी कि बर्बाद हो चुकी है, मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूटेड ये नदी हो चुकी है। तो खुला नाला कह देना इसको कोई गलत बात नहीं है। यूपी में प्रवेश, तो यूपी में भी इसको प्रवेश देखेंगे, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ पे देख लेते हैं सहारनपुर, वही सहारनपुर जो सहारनपुर, अबे सहारनपुर कहाँ है, तो यही वाला पार्ट सहारनपुर है। सहारनपुर 3 जिलों से, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। कौन कौन भैया, तो उत्तराखंड लगता है, फिर इधर वाला लगेगा, फिर इधर वाला, मतलब हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। इसके बाद सहारनपुर, इसका जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड, बंदरपूछ चोटी, यमुनोत्री, हिमनद। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उद्गम, उद्गम हम लोग का देखेंगे तो उद्गम हो जाएगा अपना उत्तराखंड और बंदरपूछ चोटी। तो बंदरपूछ चोटी, बंदरपूछ चोटी। इसके बाद हो जाएगा यमुनोत्री, हिमनद, यमुनोत्री, हिमनद भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं बता चुका हूँ, मुझे याद है। हिमनद, यमुनोत्री, हिमनद, बंदरपूछ चोटी, उत्तराखंड। देखिए इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, अभी जस्ट ऊपर। ये जो यमुनोत्री, हिमनद और बंदरपूछ चोटी की बात हो रही है, तो यही है यमुनोत्री, हिमनद, बंदरपूछ चोटी, यहीं से यमुना निकलती है। देखिए इसके बाद फिर यमुना की सहायक नदियां हम सब पढ़ते हैं, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना जब हम सब पढ़ते हैं तो यहाँ पे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, वो सिंधु नदी दूसरी है, ये सिंध नदी दूसरी है। सिंध, बेतवा, केन, तो ये हो जाएगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की। बीसी में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि चंबल नदी में सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण यमुना नदी, चंबल नदी करती है। ये बीहड़ कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, सब इसी में पढ़ रहे होंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, लेकिन बेसिक ओवरऑल आप देखेंगे तो इन 2 क्लासों से आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। देखिए प्रमुख शहर जो है इसके आसपास बसे हुए, तो प्रमुख शहर सब मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर। ये तो इलाहाबाद भी लगभग यमुना नदी के किनारे ही है, तो इलाहाबाद को भी हम लोग यमुना गंगा दोनों किनारे मान सकते हैं, क्योंकि ये 2 साइड से पड़ता है ना। इधर से गंगा आती है इलाहाबाद में और इधर से यमुना जाती है, यहीं पे दोनों मिल जाते हैं, फिर ऐसे जाके निकल जाती है गंगा। तो किनारे बसे प्रमुख शहर जब हम सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब पढ़ते हैं पहला मथुरा चालू करते हैं। मथुरा, अब देखिए सहारनपुर भी आता है इसी किनारे, आगरा, इटावा, इटावा वही इटावा जहाँ के कपड़े फेमस हैं। हमीरपुर, हमीरपुर के जूते हमने पढ़ाए थे आपको, हमीरपुर। इसके बाद हम चलेंगे हम लोग कालपी, कालपी एक शहर का नाम है। इसके बाद फिर कालपी जालौन में ही है। इसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ पे कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद प्रयागराज भी हम सब लिख सकते हैं, इसको छोड़िए। मतलब संगम में आप लोग पढ़ लिए तो फिर लिखने की क्या जरूरत है बार बार वही चीज। फिर बटेश्वर, ये इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं।
इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यमुना व चंबल सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण करती है, तो यहाँ हम सब थोड़ा सा लिख लेंगे यमुना प्लस चंबल। यमुना और चंबल जो है ये क्या करती हैं, सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण। तो यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण। अब देखिए बीहड़ शब्द आया तो आप लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज, मतलब ये बीहड़ है क्या। देखिए बीहड़ का अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं मुझे भी उतना ध्यान आ नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्ट इसका बता दे रहा हूँ बीहड़ का, जो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ही जरूरी है, शब्द तो आते जाते रहेंगे। देखिए बीहड़ जो है एक तरीके से, जब नदी जो है ये नदी अगर नॉर्मल फ्लो हो रही है, नदी देखिए ये नदी अगर नॉर्मल फ्लो हो रही है, एक नदी जो है ये है नॉर्मल फ्लो हो रही है, तो अब इसमें सबसे अधिक ये देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे नॉर्मल फ्लो, जो इसका बहाव है वो नॉर्मल है, इसका बहाव जो है उतार चढ़ाव वाली बहाव है। बहाव, इसका बहाव जो है उतार चढ़ाव वाली है। देखिए तो इसमें क्या होगा कि जब ये पानी बहुत स्पीड से आएगा तो यहाँ से बाद जब पानी ऐसे उठेगा तो यहाँ की मिट्टियों को काट कर यहाँ पे रख देगा, फिर यहाँ ऊंचा हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा तो यहाँ ऊंचाई इकट्ठा होती जाएगी, फिर जब यहाँ से ढलान आएगी तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ की मिट्टी तेजी से गिरेगा, तो तेजी से गिरेगा तो यहाँ की मिट्टी को काट कर यहाँ कर देगा। और इसके बाद जब ये नदी जब ज्यादा स्पीड से जब आती है तो ये आसपास के मिट्टियों को इसी तरीके से काट कर बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। अब चंबल के डाकू आप सब पढ़े होंगे तो जानते होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे क्योंकि चंबल के डाकू आप कहाँ पढ़े होंगे। तो बीहड़ कैसे बनता है, तो देखिए जब नदी का फ्लो असमान होता है, एक समान नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है, तो ये नदियां मिट्टियों को काट काट कर इधर उधर कर देती हैं। तो यही जो बीच बीच में गड्ढे बनते हैं इन्हीं को बीहड़ कहा जाता है। ये गड्ढे 20-20 फीट तक के भी हो जाते हैं, तो इन्हीं गड्ढों को ही बीहड़ कहा जाता है। तो उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे, इसी बीहड़ में ही डाकू रहते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोगों के बारे में, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है। तो मैं चंबल के डाकुओं की डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ही मतलब देखेंगे तो लगेगा कि नहीं कैसे वो लोग वहां पे रहते थे। देखिए रामगंगा नदी से आगे की चीजें हम सब कल पढ़ रहे होंगे, आगे पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं। रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, केन, सोन, टोंस, हिंडन, और यहाँ पे हो जाएगा नदी खत्म। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इससे पहले आप सबको उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, क्योंकि मृदा आप पढ़े रहेंगे तो ही कृषि को अच्छे से पढ़ पाएंगे कि चारागाह योग्य भूमि कहाँ पे है, और कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है, कहाँ की भूमि पर कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं। और यकीन मानिए मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है कृषि, पशुपालन और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है मृदा के बारे में, ये सब चीज मेरे फेवरेट रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट। या वन एवं वानिकी पढ़ेंगे, वार्षिक वन रिपोर्ट उत्तराखंड से जारी होता है, कब कब होता है, तो ये सब तो मैं एग्रीकल्चर के सिलेबसों में से बहुत पढ़ा हूँ, मैं घिस दिया हूँ इसी में अपनी पूरी सिलेबस। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आपको थोड़ा सा पढ़ाना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और यहाँ 60 पेपर लगभग हो जाते हैं एग्रीकल्चर वाले में। तो यही रहा कुछ आज का क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने पाठशाला को थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि मैं भी थोड़ा सा बड़ा वीडियो लाने की कोशिश करूं। हालांकि ये वीडियो भी लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया, मैं चाहता था इसको 22 से 25 मिनट में खत्म करने के लिए। एक बार क्लास को आप 2x स्पीड पर देखिएगा, वादा करके जाइए। और ये क्लास आज की यहीं पे खत्म होती है। कल से मैदानी नदियां, दक्षिणी पठारी नदियां, शारदा, गंडक, ये सब पढ़ा जाएगा। जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास से जुड़े रहिए, बने रहिए। आज देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हैं, ये चीजें बदलने वाली नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है सेम रहेगा।